तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली ने अपनी पहचान को कंफर्म करते हुए हानरी और ली फेंग को यकीन दिलाया कि वही हान फैमिली का एंसेस्टर है, जिसके चलते वो दोनों भी हानली के सामने माफी मांगने लगे। जिसके बाद हानली गोल्डन बक्स के एसेंस का यूज करते हुए एक स्पिरिट सोर्ड को फॉर्म कर लेता है, जो कि हानली की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही उसने ली फेंग को भी ढेर सारे एलिक्सर्स दिए, जिसके बाद वो अपनी फैमिली को गुड बाय बोलते हुए जी1 सिटी पहुंच गया। और यहाँ आते ही हानली का ध्यान किसी चीज ने खींच लिया था। उसे पता चला कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जी1 सिटी से 100 मील दूर का इलाका दिखाया गया, जहाँ पर जोंगलिन और हानियो अपने कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर हानली पर नजर रखे हुए थे। दरअसल इन्हें शक है कि हानली के पास वुड स्पिरिट इन्फेंट होगा, मगर इन्हें हानली की पावर्स का कोई अंदाजा नहीं। ये लोग काफी देर से उस क्लिप पर रुके हुए थे, तो उनका कल्टीवेटर उनसे पूछने लगा कि क्या कोई मसला हुआ है, हम एक जगह पर क्यों रुक गए। जिस पर जोंगलिन बताती है कि मुझे इस पहाड़ी इलाके में दूसरे फैक्शंस के लोगों की भी ऑरा महसूस हो रही है। साथ ही साथ हम जिस नेसेंट सोल कल्टीवेटर को फॉलो कर रहे थे वो भी अचानक से एक जगह पर रुक गया। हमें नहीं पता कि वो बंदा इतनी देर से वहाँ पर क्यों रुका होगा। तो कल्टीवेटर उसे बताने लगा कि सीनियर ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदे को हमारे बारे में पता चल गया। वैसे भी नेसेंट सोल के पास काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन सेंसेस होते हैं। अब उसकी बात सुनकर जोंगलिन उस पर भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम फालतू की बातें करना बंद कर दो। हम जिस सीक्रेट टेक्निक का यूज करके उस बंदे को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे ग्रैंड मास्टर ने खुद बनाई थी, और वैसे भी हमारी ये टेक्निक इतनी कारगर है कि हम उस बंदे से इतना दूर होकर भी उसे ट्रेस कर पा रहे। भले ही वो बंदा एक नेसेंट सोल है तो क्या हुआ, हम उससे इतनी ज्यादा दूर है कि उसके डिवाइन सेंसेस कभी भी हमें ट्रेस नहीं कर पाएंगे। अब ये मत कहना कि हम नेसेंट सोल के लेट स्टेज के एक डीमन का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि एक लेट स्टेज वाला कल्टीवेटर ही हमें ट्रेस कर सकता है। और उतने में ही हानियो काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो जोंगलिन को बताती है गजब हो गया, वो बंदा तो सीधे हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहा। अब ये सुनकर जोंगलिन की फटके चार हो गई। वो दोनों दोबारा से अपनी पावर्स का यूज करते हुए हानली को ट्रेस करने लगे, और उन्हें इस बार कंफर्म हो चुका था कि हानली बड़ी ही तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। जोंगलिन बता रही थी कि उस बंदे की स्पीड इतनी ज्यादा भयानक है कि वो कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुंच जाएगा, और उसकी स्पीड से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अगर हमने उसका मुकाबला किया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। जिस पर हानियो कह रही थी कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, जल्दी से स्पिरिट यूनियन टेक्निक को एक्टिवेट करो, उसी टेक्निक का यूज करके हम यहाँ से भाग सकते हैं। और वैसे भी 6 डेविल डाओ सेक के कल्टीवेटर्स भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो हम उनसे बात करके शायद ये मसला हल कर सकते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग स्पिरिट यूनियन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। वेल, इस टेक्निक की खासियत ये थी कि वो इन सभी की पावर्स को एक साथ जोड़ सकती। साथ ही साथ उन्होंने अपने ऊपर एक फॉर्मेशन भी सेटअप कर लिया था। इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए वो हानली के अटैक से खुद को बचा सकते थे। साथ ही साथ जोंगलिन हानियो से कहने लगी कि सीनियर जल्दी से हमारे एंसेस्टर को पैगाम भेजो, उन्हें बताओ कि यहाँ की सिचुएशन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, हम चाहकर भी वुड स्पिरिट इन्फेंट को हासिल नहीं कर पाएंगे। और अब हम देख पाते हैं हानली को, जो कि अपने थंडर विंग्स का यूज करते हुए बड़ी ही तेजी के साथ उनका पीछा कर रहा था। इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो कि हानली के विंड एंड थंडर के फेदर्स की स्पीड को बीट कर पाए। वहीं पर सिल्वर मून हानली से कह रही थी कि आपका डिवाइन सेंस तो कमाल का है, वो लोग तो आपसे काफी ज्यादा दूर थे, मगर आपके डिवाइन सेंस ने उनकी मोमेंट्स को ट्रैक कर लिया। हम लगभग 150 या 200 मील दूर थे, लेकिन फिर भी आपके आने से उन चूहों ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। खैर, वैसे तो हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई मुसीबत खड़ी हो, लेकिन ये तो उन लोगों की गलती थी कि उन्होंने आपको ट्रैक करने की हिम्मत दिखाई। जिस पर हानली कह रहा था कि मुसीबत की कोई बात ही नहीं, वो लोग वैसे भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। उस ग्रुप में लगभग 2 कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं, तो उनसे निपटना बस चंद ही सेकंड्स का काम होगा। वैसे तो मेरी उनके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने बाप को ट्रैक करने की जुर्रत दिखाई है, तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी होगा। कोई मुझ पर नजर रखे, ये बात मुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। तो सिल्वर मून भी हानली की इस बात से पूरी तरह से अग्री थी। वो कहती, हाँ मास्टर, आप जल्दी से उन्हें एलिमिनेट कीजिए, ताकि वो फ्यूचर में आपके लिए कोई थ्रेट न बन जाए। जो सुनते साथ ही हानली ने अपना स्पीड बढ़ा दिया। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मगर उतने में हानली को महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जोंगलिन और हानियो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक तो वो हानली की स्पीड से काफी ज्यादा परेशान
परेशान थी और फिर उन्हें पता चला कि यहाँ पर तो 6 डेविल डाओ सेक के कल्टीवेटर्स भी पहुंच चुके हैं। उन्हें डर था कि कहीं वो डिमोनिक कल्टीवेटर्स इन्हें ट्रेस न कर ले। अगर ऐसा हुआ तो इनके सैंडविच बनने के पूरे चांसेस थे। दरअसल वांगचान ने भेजा हुआ एल्डर टोंग और गुई अपने कल्टीवेटर्स के साथ उस इलाके में पहुंच चुका था। उसने भी देखा कि स्पिरिट क्लियर सेक के लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, इसलिए ये लोग सीधे आकर उनके सामने धमक गए। एल्डर गुई कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुम स्पिरिट कंट्रोल सेक की जोंगलिन और हान्यू हो। अरे वाह, हमें तो लगा ही नहीं था कि हमारे इलाके में इतने स्पेशल मेहमान आएंगे। अब यहाँ पर हान्यू अपने माइंड पावर का यूज करते हुए जोंगलिन से बात करने लगी। वो कह रही थी कि जिस बात का डर था वही हो गया, इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है। अब बताओ हमने क्या करना चाहिए? क्या हमने उस नेसेंट सोल कल्टीवेटर के बारे में इन लोगों को बता देना चाहिए? जिस पर जोंगलिन कह रही थी नहीं, हम उस बंदे का जिक्र यहाँ पर नहीं कर सकते। रुको, मैं ही इनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हूँ। जिसके बाद वो अपनी नकली स्माइल के साथ कहने लगी कि आप वो 6 डेविल डाओ सेक्ट के जाने माने एल्डर्स, आप दोनों तो हमारे सेक्ट में ट्विन घोस्ट एल्डर के नाम से फेमस हो। वाकई हमारी किस्मत अच्छी थी कि आज इत्तेफाक से आपसे मिलना हो गया। जिस पर एल्डर टोंग कह रहा था कि ऐसे इत्तेफाक की ऐसी की तैसी। मुझे ये बताओ कि तुम स्पिरिट कंट्रोल सेक्ट के लोग हमारे इलाके में क्यों आए हो? क्या तुम्हें ये बात पता नहीं कि जू कंट्री हमारे कंट्रोल में है और यहाँ पर हम बिना परमिशन के किसी को भी एंटर नहीं करने देते। जिस पर जोंगलिन कह रही थी एल्डर टोंग प्लीज थोड़े से शांत हो जाए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। दरअसल हम यहाँ पर एक बहुत ही अर्जेंट काम से आए थे जिसे हम बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहते और इसी वजह से हमें आपके 6 डेविल डाओ सेक्ट को इन्फॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। प्लीज हम पर यकीन कीजिए, हम आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहते थे। जिस पर एल्डर गुई कह रहा था कि तुम यहाँ पर किस लिए आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही हमें वो जानने में दिलचस्पी है। हमारा तो तुमसे बस एक ही सवाल है जिसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। चलो मुझे बता दो कि क्या तुमने कुछ दिनों पहले येलो मैपल वैली के इलाके को विजिट किया था? अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये जोंगलिन को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हानली को ट्रैक करने के चक्कर में इन्हें उस इलाके से गुजरना पड़ा था। तो अब जोंगलिन सफेद झूठ बोलते हुए कहने लगी कि क्या कहा आपने, येलो मैपल वैली? ना ना, हम तो उस वैली के पास गए भी नहीं। मेरे ख्याल से आप उस बंदे की तलाश में हो जो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएगा। दरअसल वो कल्टीवेटर येलो मैपल वैली के इलाके से बड़ी ही तेजी के साथ यहाँ पर आ रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने आपके 6 डेविल डाओ सेक्ट के कल्टीवेटर्स को मार दिया होगा। जिस पर गुई कहने लगा कि हमने तो अभी तक हमारे कल्टीवेटर्स के मरने का जिक्र भी नहीं किया, तो फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बंदा तुम्हारे स्पिरिट कंट्रोल सेक्ट से बिलोंग करता है? जिस पर जोंगलिन कह रही थी सीनियर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, भला मैं आप दोनों के सामने झूठ क्यों बोलूंगी? मैं अपने डाओ हार्ट की कसम खाकर बताती हूँ कि मैं इस बंदे को जानती भी नहीं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही जाकर उस बंदे से पूछताछ कीजिए। यहाँ पर जोंगलिन बड़ी ही चालाकी से इन दोनों को फंसाना चाहती थी ताकि ये लोग हानली के कहर को झेले और तब तक वो अपनी टीम के साथ यहाँ से भाग निकलेगी। वहीं पर हान्यू के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो काफी ज्यादा पैनिक होकर अपने माइंड पावर का यूज करते हुए जोंगलिन को बताने लगी कि वो बंदा अब काफी करीब आ चुका है, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। तो जोंगलिन तुरंत इन दोनों एल्डर से कहने लगी कि प्लीज हमें जाने की इजाजत दीजिए, हमारा काफी अर्जेंट काम है, बस हमारा ये काम पूरा हो जाए फिर किसी दिन हम आपके सेक्ट को विजिट करेंगे और उस वक्त हम प्रॉपरली आपसे माफी मांग सकते हैं। और अब ये दोनों वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी एल्डर टोंग ने उन्हें रुकने का हुक्म दिया। वो बताता है कि कुछ दिनों पहले हमारे कई सारे डिसाइपल्स का कत्ल किया गया, तो हमारे सेक्ट के नेसेंट सोल मास्टर ने ही हमें यहाँ भेजा है ताकि हम इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर पाए। और तुम दोनों की हरकतें मुझे काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही। साथ ही तुमने मुझे बताया कि जो बंदा तुम्हें फॉलो कर रहा है उसी ने हमारे डिसाइपल्स को मार दिया था, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, हम सब लोग मिलकर उसे कन्फ्रंट करेंगे। अब इतने सारे लोग होने के बाद तो उसे सच्चाई उगलनी ही पड़ेगी। अब ये दोनों इतने भी बेवकूफ नहीं कि किसी नेसेंट सोल को कन्फ्रंट करे, इसलिए इन्होंने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। तो इस तरह से ये दोनों ग्रुप्स भी एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। हान्यू कह रही थी कि हमें कुछ भी करके यहाँ से रास्ता बनाना ही होगा वरना हम सब की कोई खैर नहीं। लेकिन उतने में वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। ये स्पिरिचुअल एसेंस इतना ज्यादा भयानक था कि कुछ पलों के लिए ये लोग फ्रीज हो गए और फिर इन सब के होश उड़ जाते हैं। टोंग और गुई के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो कह रहे थे कि इन दोनों लड़कियों ने हमें उल्लू बनाया, इनके पीछे कोई आम कल्टीवेटर नहीं बल्कि एक नेसेंट सोल पड़ा है। ये बंदा तो एक नेसेंट सोल वाला डीमन है, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये बात इन दोनों को अच्छे से पता थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें अपने जाल में फंसाया। उतने में टोंग अपने साथियों को हुक्म देता है कि यहाँ पर बकबक करने की बजाय जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। जो सुनते साथ ही सभी लोग वहाँ से बिखरने लगे। टोंग कह रहा था कि मैं जल्दी से जाकर हमारे एंसेस्टर को रिपोर्ट करता हूँ। वहीं पर एल्डर गुई तो इन दोनों बंदियों को मारना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसकी ही जान
के लाले पड़े हैं, इसलिए वो इन दोनों को धमकाते हुए तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। वहीं पर जोंगलिन कह रही थी कि इन कुत्तों ने हमारा ढेर सारा वक्त जाया किया, अगर इन लोगों ने हमारा रास्ता नहीं रोका होता तो शायद हम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते। तो अब इन लोगों की जो स्पिरिट यूनाइट टेक्निक थी वो भी इन्हें डिस्टर्ब करनी पड़ी। हानली को उल्लू बनाने के लिए ये लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगे और अब थोड़ी देर में हानली वहाँ पर अपीयर हो जाता है। उसके चेहरे पर से ये नजर आ रहा था कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है। पहला तो इन लोगों ने उसे फॉलो किया और अब इन्हीं की वजह से उसे और लोगों को मारना पड़ेगा। वो अपनी डिवाइन सेंसेस का यूज करते हुए इन सभी लोगों को गिन लेता है, जो कि टोटल 17 लोग थे और ये सबके सब अलग अलग दिशाओं में भाग रहे। क्या इन बेवकूफों को ऐसा लगता है कि मैं अपने फॉर्म्स को स्प्लिट नहीं कर सकता? और अब हानली ने यहाँ पर अपनी गोल्डन बग्स की स्वॉर्ड को समन कर लिया। उसके एक ही इशारे पर वो स्वॉर्ड्स चारों ओर फैल गई थी, जिसके बाद हानली भी बड़े मजे के साथ शिकार पर रवाना हो गया। इधर हानली की स्वॉर्ड्स ने डिमोनिक कल्टिवेटर्स को खत्म करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम टोंग को देख पाते, जो कि अपनी घोड़े पर सवार होकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो कह रहा था कि मेरे पास गजब की विंड एंड फायर एस्केप टेक्निक है, भले ये कोई नेसेंट सोल कल्टिवेटर ही क्यों ना हो, ये मुझे पकड़ नहीं सकता। और उतने में उसे हानली की आवाज आने लगी। वो कह रहा था, ओह अच्छा ऐसा क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हारी टेक्निक तो वाकई गजब की है यार। खैर मेरे दोस्त, तुम काफी दूर आ चुके हो तो क्यों ना अब मुलाकात हो जाए। मैं तुमसे पर्सनली मिलकर तुम्हें गुड बाय बोलना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे इजाजत दो। और फिर उतने में हानली सीधे उसके सामने अपीयर होकर उसका गला दबोच लेता है। टोंग तो उसे देखते साथ ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो कह रहा था, सीनियर प्लीज मुझे बख्श दीजिए, मैं एक सोल शैटरिंग मास्टर का डिसाइपल हूँ। इतना ही नहीं, 6 डेविल डाओ सेक्ट के यंग मास्टर वांग चान का गार्डियन भी हूँ। जिस पर हानली कह रहा था कि मेरे सामने इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें पहचान लिया। अब यहाँ पर एल्डर टोंग को पुराना किस्सा याद आता है, जब हानली ने नकाब पहनकर घोस्ट स्पिरिट सेक्ट और 6 डेविल डाओ सेक्ट को उल्लू बनाया था। वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर वहाँ पर हानली ने अपनी एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट करते हुए टोंग का किस्सा खत्म कर दिया। तो इस तरह से हानली ने वांग चान के एक और क्लोज बंदे को कम कर दिया। वो धीरे धीरे करते हुए वांग चान को कमजोर बना रहा था और इसकी वांग चान को कोई खबर नहीं। यहाँ पर हानली एल्डर टोंग का वो जादुई घोड़ भी चेक करता है, लेकिन ये हानली को जरा भी इम्प्रेसिव नहीं लगा, इसलिए उस घोड़ को वहीं पर फेंकते हुए वो सीधे अपने दूसरे शिकार पर रवाना हो गया। इधर एल्डर गुई अपने एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए एल्डर टोंग के बारे में चेक कर रहा था और उसे पता चला कि उसका दोस्त तो मर चुका है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एल्डर टोंग इतनी जल्दी मारा गया। साथ ही वो अमेज होकर कहने लगा कि क्या इस बंदे को हमारे घोस्ट स्पिरिट गेट से जरा भी डर नहीं लग रहा? ये बात तो कंफर्म है कि इस बंदे को अपनी जिंदगी से जरा भी लगाव नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राइचस अलायंस या फिर हेवनली डाओ अलायंस हमारे साथ जंग करना चाहती? इस बंदे की हरकतें देखकर तो यही लग रहा कि ये हमारे खिलाफ जंग करना चाहता। खैर अब बिल्कुल भी मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने जल्दी से हमारे एंसेस्टर को खबर कर देनी चाहिए। चाहे मेरा ब्लड एसेंसी पूरी तरह से जल क्यों न जाए, लेकिन मुझे कुछ भी करके सरवाइव करना ही होगा। यहाँ पर एल्डर गुई ने अपना स्क्रोल भी रिलीज कर दिया था, ताकि स्क्रोल के जरिए उसके एंसेस्टर को रिपोर्ट मिल जाए। और उतने में उसे हानली के हंसने की आवाजें आने लगी। वो कह रहा था, अरे वाह, तुम तो उस नाटे से काफी तेज भाग सकते हो। लोग तो तुम्हें ट्विन ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, लेकिन ट्विन वाली तो तुम दोनों में कोई बात नहीं थी। यहाँ पर एल्डर गुई ने अपने सामने पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी। वो कहता है, सीनियर क्या हम अच्छे से बात करके इस मसले को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते? उतने में ही हानली की स्वॉर्ड सीधे उसकी शील्ड को पियर्स करते हुए उस बंदे के आर पार घुस जाती है। हानली कह रहा था, क्या कहा तुमने, अच्छे से बात करना? अरे मुझे तो वाकई पता नहीं था कि तुम्हारे डिमोनिक सेक्ट के पास बातचीत करने की भी परंपरा है। यहाँ पर हानली के गोल्ड बग्स ने उस बंदे को एक ही सेकंड के अंदर चट कर दिया था। हानली उससे कहता है, माफ करना, लेकिन मुझे तुम सभी को एलिमिनेट करना होगा। अगर तुम में से कोई भी जिंदा बच गया तो फिर डिमोनिक पाथ के सभी ओल्ड मॉन्स्टर्स मेरे पीछे लग जाएंगे। हानली देखता है कि उसके गोल्डन बग्स की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने एल्डर गुई के साथ साथ उसके मैजिक ट्रेजर को भी एक ही पल में डिवावर कर लिया था। हानली को इस बात की खुशी है कि उसके गोल्डन बग्स पावरफुल हो रहे, मगर अब इन्हें कंट्रोल करना हानली के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब अगर उसे गोल्डन बग्स को हैंडल करना है तो उसे किसी पावरफुल इंसेक्ट कंट्रोल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। और अब हमें आधे घंटे बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हानियो अपने आर्टिफैक्ट में चेक कर रही थी और उसने देखा कि उसकी टीम के लगभग 4 लोग एक साथ ही मारे गए। वो कह रही
थी कि शायद मैंने इस नेसेंट सोल डीमन के एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया। अगर मैं घोस्ट स्पिरिट गेट के लोगों के साथ मिलकर उसका मुकाबला करती तो हमारे बचने के चांसेस थे। हमने उन डिमोनिक कल्टिवेटर्स को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। और उतने में उसने देखा कि एक चमकती हुई थंडर पावर बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच चुकी है। हानली के आने से वहाँ पर इतनी जोरदार लाइटनिंग रिलीज हुई कि वहाँ का पूरा इलाका ही चमकने लगा। उस रोशनी में हानियो हानली का चेहरा देख नहीं पा रही थी, मगर हानली ने इसे पहचान लिया। वो कह रहा था कि अरे ये तो वही लड़की है। और उतने में हानियो के माथे पर टच करते हुए हानली उसे बेहोश कर चुका। थोड़ी देर बाद जब हानियो को होश आया तब वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसने तुरंत ही अपनी बॉडी को चेक किया, मगर उस पर तो कोई चोट नहीं थी। वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगी कि उस बंदे ने तो मुझ पर कोई अटैक नहीं किया। साथ ही वो नोटिस करती कि उसका स्टोरेज बैग भी उसी के पास था। तो हानियो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। जहाँ तक उसे पता है कि उस नेसेंट सोल ने उसके सभी साथियों को मार दिया था, मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो खुद से ही पूछने लगी कि क्या वो बंदा मुझे जानता था? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट के एंसेस्टर के अलावा मैं कभी किसी नेसेंट सोल से नहीं मिली थी। जिसके बाद वो दोबारा से अपना आर्टिफैक्ट चेक करती है, मगर वो उसमें जोंगलिन को ट्रेस नहीं कर पा रही थी। तो उसे लगा कि शायद जोंगलिन एक तो मारी गई होगी या फिर सेंसिंग इलाके की रेंज से बाहर चली गई। मगर नेसेंट सोल इतना ज्यादा खतरनाक था कि मुझे नहीं लगता कि जोंगलिन जिंदा बची होगी। जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल बर्ड को अवेकन करते हुए वहाँ से रवाना हो गई। मगर वो खुद से बार बार यही सवाल पूछ रही थी कि आखिर उस बंदे ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम जोंगलिन को देख पाते हैं, जो कि हानली की बाहों में बेहोश पड़ी थी। वहीं पर सिल्वर मून हानली को चिढ़ाते हुए कहने लगी कि वाह मास्टर, आज तो आपने काफी अच्छा शिकार पकड़ा है। इस बंदे के साथ शायद आपको मजा आएगा। जिस पर हानली कह रहा था कि पता नहीं क्यों तुम हमेशा बकवास करती रहती हो। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं थरकी बंदा हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं। जरा सोचो, इस लड़की के पास कुछ तो ऐसा जरूर है जिस वजह से मैंने इसे जिंदा छोड़ा, वरना मैं तो इसे उसी पल मार देता। और अब हमें कुछ घंटे पहले की कहानी दिखाई गई, जब जोंगलिन हानली से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। मगर उसे पता है कि वो ऐसे तो एस्केप नहीं कर सकती, इसलिए वो वहाँ मौजूद पानी में अपने स्पिरिचुअल इंसेक्ट को रिलीज कर देती है। और थोड़ी देर में वो स्पिरिचुअल बीस्ट अपने जायंट फॉर्म में तब्दील हो गए। उन्होंने अपनी पावर्स को रिलीज करते ही वहाँ का सारा इलाका बर्फ में बदलने लगा। वहीं पर जोंगलिन कह रही थी कि मुझे जल्दी से कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, कोई ऐसा तरीका जिसका यूज करके मैं सरवाइव कर पाऊँ। और उतने में ही हानली उसके सामने अपीयर हो गया। वो इन स्पिरिचुअल बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। इधर जोंगलिन के भी समझ आ गया था कि ये बंदा इतना शातिर है कि उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को अटैक के लिए तैयार कर देती है। हानली तो काफी केयरफुली उन बीस्ट को ऑब्जर्व कर रहा था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि स्ट्रेंज इंसेक्ट की लिस्ट में 18वीं रैंकिंग पर है और एंशिएंट टाइम में इन्हें 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड भी कहा जाता था। अब जैसे ही जोंगलिन ने उन्हें इशारा किया, उस सेंटीपीड तुरंत ही हानली पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर हानली उन्हें अपने करीब आने दे रहा था, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने गोल्डन लाइटनिंग नेट को एक्टिवेट करते हुए उन पर थ्रो कर देता है, जिसकी चपेट में आते ही वो तीनों सेंटीपीड्स 3 अलग अलग नेट्स में ट्रैप हो गए। वो गए तो थे हानली पर अटैक करने, मगर खुद को भी बचा नहीं पाए। ये सब देखकर जोंगलिन भी हैरान थी। उसने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके स्पिरिचुअल बीस्ट इतनी आसानी से ट्रैप हो जाएंगे। और फिर जैसे उसने पलट के देखा, हानली सीधे उसके माथे पर टच करते हुए उसे काफी दूर पटक देता है। साथ ही साथ वो बंदी वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। इधर हानली उन सभी सेंटीपीड्स के साइज को छोटा करते हुए उन्हें भी कलेक्ट कर चुका। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर सिल्वर मून कंफ्यूज होकर कहने लगी कि मास्टर, आपके पास ऑलरेडी सोल वीपिंग बीस्ट है, साथ ही साथ गोल्डन डिवावरिंग बग्स भी। तो फिर आपने उन बदसूरत से दिखने वाले सेंटीपीड्स को हासिल क्यों किया? क्या ये सेंटीपीड वाकई इतनी ज्यादा शानदार है जो मेरे मास्टर का दिल जीत गई? जिस पर हानली बताने लगा कि ये कोई मामूली स्पिरिट इंसेक्ट नहीं है। इस तरह की सेंटीपीड हमारी गोल्डन डिवावरिंग बग जैसे ही प्रिमोर्डियल एरा से बिलोंग करती है, यानी कि तुम इन्हें एंशिएंट इंसेक्ट भी कह सकती हो। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास आइस एट्रीब्यूट वाले ट्रू ड्रैगन्स की ब्लड लाइन है। जैसे ही ये सेंटीपीड अपनी मैच्योरिटी को हिट करेंगे, तब इनकी बॉडी पूरी तरह से बर्फ जैसी सफेद हो जाएगी। साथ ही साथ इनकी बॉडी से 6 विंग्स भी बाहर आ जाएंगे, जो कि इन्हें डिट्टो एक ट्रू ड्रैगन जैसा रूप दे सकते हैं। इतना ही नहीं, जब ये अपनी ब्रीदिंग को रिलीज करेंगे, तब ये लगभग 100 मीलों तक का इलाका कवर करके उसे पूरी तरह से बर्फ में बदल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इन्हें ट्रैप किया, मगर ये बंदी ऑलरेडी इनकी मास्टर बन चुकी है, तो इन पर जोर जबरदस्ती करने से काम नहीं बनने वाला। तब ये बंदी हमारे काम आ जाएगी। और इसके बावजूद इसे जिंदा रखने की एक और वजह है, ये बंदी स्पिरिट
कंट्रोलिंग सेक्ट से बिलोंग करती, यानी कि इसके पास इंसेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक होगी। तो मैं उस टेक्निक के बारे में जानना चाहूंगा। ये सुनकर सिल्वर मून उससे कहने लगी कि मास्टर, आप तो कल्टीवेशन को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो। आपने काफी आगे की सोचकर ही इस बंदी को जिंदा रखा। खैर, इसके बारे में तो मैं समझ गई कि आप इससे वो टेक्निक हासिल करना चाहते, मगर वो दूसरी बंदी तो यहाँ से भाग निकली, तो फिर आपने उसे जिंदा क्यों जाने दिया? तो हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि उसका नाम है हान युनजी, मेरी और उसकी पुरानी जान पहचान है। उस बंदी को जिंदा रखने की बस एक ही वजह है, उसे देखकर मुझे अपनी सिस्टर की याद आती थी। जिसके बाद वो खुद को ही समझाने लगा कि खैर उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं, और वैसे भी मैंने उसे अपना फेस क्लियरली नहीं दिखाया था। मैं इतना भी बेरहम नहीं बनना चाहता कि सब मुझे एक इवल डीमन समझने लगे। जिसके बाद वो सिल्वर मून से कहने लगा कि जब हम जी कंट्री पहुँचेंगे तब अगर मैं एक्सपोज भी हो गया तो क्या हो सकता है? घोस्ट स्पिरिट गेट और स्पिरिट कंट्रोलिंग से क्या मेरा कुछ उखाड़ पाएंगे? जिस पर सिल्वर मून कह रही थी कि मास्टर, आपसे पंगे लेना आसान नहीं है, और वैसे भी हेवनली डाओ अलायंस और डिमोनिक पाथ एक दूसरे की दुश्मन है। जब तक आप उनके इलाके में ट्रैप नहीं होते तब तक वो आपको टक्कर नहीं दे सकते। डिमोनिक सेक्ट के लोग चाहे कितने भी आप पर गुस्सा क्यों ना हो जाए, वो सिर्फ आपको गालियां दे सकते, क्योंकि आप पर अटैक करना उनके औकात से बाहर है। वैसे आज तो मेरे मास्टर बिल्कुल ही, और फिर वो वहीं पर रुक जाती है। तो हानली उससे पूछता है, चलो बताओ तुम आगे क्या बोलने वाली थी? जिस पर सिल्वर मून कहने लगी, मास्टर आज आप एकदम ही झक्कास थे, बोले तो अनस्टॉपेबल। क्या ही फाइट करी है यार आपने। उसकी हरकतें देखकर हानली को भी हंसी आ रही थी। जिसके बाद वो कहता है कि ये सब तो कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स थे, यानी कि एक आसान शिकार। अब अगर तुमने मुझे अनस्टॉपेबल बोला है तो वो हमें तब पता चलेगा जब मेरा मुकाबला किसी नेसेंट सोल से हो जाए। फिर देखना तुम्हारा मास्टर वाकई झक्कास है या एवे ही। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।